हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस नंबर 8 है। इसके अलावा इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें। आपको सभी वीडियो एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम डेली CDP की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर डेली चलती है। तो यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखें। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। एंड हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उल्लेख करती है। यानी कि बात चल रही है यहाँ पर इंटरपर्सनल की। तो जब भी अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल की बात होती है तो वो किस चीज़ का उल्लेख करती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति, दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता, या फिर खुद को समझने की क्षमता। तो जब भी बात चलती है अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल की, तो ये हमारी बुद्धि होती है खुद को समझने की क्षमता। और यदि दूसरों को समझने की बात हो तो वहाँ पर होती है अंतरावैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल। बट यहाँ पर हमसे अंतर्वैयक्तिक पूछा गया है, तो ऑप्शन हमारा 4th नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। तो ऐसा काम नहीं करना है हमें कि बच्चों में जो भी कमजोरियां हैं उनका सभी के सामने मजाक बनाया जाए, तो ये काम नहीं करना। एंड इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, तो अलग भी नहीं उन्हें करना है। एंड सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग। तो मानकीकृत पाठ्यक्रम गलत होता है, हम कई बार बता चुके हैं। मानकीकृत से मतलब होता है कि जो कुछ भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वही हमको पढ़ाना, तो ऐसा नहीं करना है। हमें उनके वास्तविक जीवन से रिलेट करते हुए भी पढ़ाना होता है, तो ये भी गलत है। एंड जो हमारा ऑप्शन है पहला वाला कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, सभी के साथ हमें अपनापन दिखाना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो को बढ़ावा दे निराशा को, अभिसारी उत्तर, अपसारी सोच, या फिर मात्र रटन को। तो एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी है जो कि अपसारी सोच को बढ़ावा दे। अपसारी सोच से मतलब होता है अलग अलग तरीके की सोच, कई तरीके की सोच। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। तो यदि आप डरे हैं, अंदर से डर रहे हैं, डर का भाव है, तो वो अधिगम में काफ़ी सुधार नहीं करेगा, अधिगम के लिए हानिकारक होता है, अधिगम के लिए आवश्यक भी नहीं होगा, और अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो प्रभाव डालेगा, यदि आप डरे हैं किसी भी चीज़ से तो आपको वहाँ पर आप जब सीखेंगे तो सीखने में आप प्रभावित होंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। यानी कि जो भय होता है वो हमारे अधिगम के लिए हानिकारक है, ये बात एकदम सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2nd नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से होते हैं। तो ये जो कथन है कि जो उच्च आय वाले बच्चे होते हैं वो उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं, तो ये बात सही है। और इसके पीछे का जो तर्क है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है, तो ये बात भी सही है। क्योंकि जो बचपन की संकल्पना होती है वो सार्वभौमिक नहीं, मतलब सबकी समान नहीं होती, उसमें विविधताएं होती हैं। तो विविधता इसी वजह से होती है कि जो उच्च आय वाले हैं और जो निम्न आय वाले हैं तो उनका जो जीवन स्तर है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बात सही है, यानी कि कथन भी और कारण भी। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, या फिर जटिल पदानुक्रमित संबंधों
को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए और अमूर्त समस्या पर काम करने के लिए कहना चाहिए। तो बच्चा यदि मूर्त संक्रियात्मक में है तो अमूर्त वाला काम नहीं करना है और परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। तो ये भी काम हमें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करना होता है। इसके अलावा जटिल जो पदानुक्रमित संबंध हैं उनको दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन जो हमारा दूसरा है ये भी गलत है। देख लेते हैं पहला ऑप्शन एक बार और, कि बच्चा यदि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है तो मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था होती है यानी कि 2 से 7 वर्ष, तो उस टाइम हमें बच्चों के लिए मूर्त संसाधनों या फिर बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भी बच्चा मूर्त चीज़ों से ही सीखेगा, ना कि अमूर्त से सीखेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या घर की भाषा को प्रस्तावित करने की बात करती है। तो ऑप्शन हमारा 4th नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो जो डिसलेक्सिया होती है ये पढ़ने से संबंधित होती है, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, तो यही बात सही है कि जो भी बच्चों के विचार हैं, अनुभव हैं, उन्हें हमें शामिल करना है। और जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना या फिर ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है, तो ये काम भी नहीं करना है। यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2nd नंबर ही सही हो जाएगा कि बच्चों के विचारों और अनुभवों को हमें जगह देनी है। तो ऑप्शन 2nd नंबर सही है। और अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बतलाती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच, तो ये बात सही नहीं, क्योंकि बच्चा यदि भ्रम में पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अत्यंत गलत है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत है, एकदम तर्कहीन है। कुछ ना कुछ तर्क होगा उसके पीछे, बच्चा भ्रमित है। भाई बच्चा छोटा है, वो चीज़ों को सीख रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो भ्रम में भी पड़ सकता है। तो हमें ऐसा नहीं सोच लेना है कि अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच है। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, बट ये उच्च क्रम की भावनाएं या बौद्धिक क्षमता भी नहीं है। अवधारणाओं के बारे में भूली और सहज समझ, तो यही बात सही है कि जो बच्चा होता है तो जो कुछ भी उसने समझा है, यदि भ्रम में है तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी उसने समझा है, जो अवधारणाओं को समझा है, उसके बारे में एक भूली और सहज समझ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला ही सही हो जाएगा। एंड 4th ऑप्शन भी देख लेते हैं कि गंभीर संज्ञानात्मक कमियाँ और तंत्रिका संबंधी विकार, तो ये भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन, यानी कि यहाँ पर भी कथन दिया है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। और इसके पीछे कारण है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो दोनों ही चीज़ें मतलब सही हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोई बच्चा है वो हमेशा सेम टाइम में ही सभी बच्चे चलना सीखेंगे। जो सभी का विकास है वो अपना अलग अलग दर से होता है, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं। कोई 1 साल में चलना सीख जाता है, मतलब 12 महीने में चलना सीख लेता है, कोई उससे पहले भी सीख जाता है 11 महीने में, कोई 13-14 महीने में। तो ये सब इसका कारण ये होता है कि जो व्यक्तियों में विकास है वो भिन्न भिन्न दरों पर होता है, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, साथ ही जो कारण दिया हुआ है वो कथन की व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम, सांस्कृतिक उपकरण या फिर स्कीमा या संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो जो लेव वाइगोत्स्की हैं ये बात करते हैं समाज की और संस्कृति की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2nd नंबर ही सही हो जाएगा कि जो हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव होता है, यानी कि जो भी हमारे संज्ञान की रचना होती है, हमारे ज्ञान का निर्माण होता है, वो सारी चीज़ें सांस्कृतिक उपकरण या फिर समाज के कारण होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर
सांस्कृतिक उपकरण दिया है तो ऑप्शन सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति नहीं उन्हें अपने बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। मतलब जो एक बच्चा है जब भी वह स्कूल में प्रवेश करे तो जो भी उसकी मातृभाषा है उस भाषा में उसे बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो महत्वपूर्ण हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन, स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, ऐसे तो बच्चा फिर स्कूल ही नहीं आएगा। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, तो ये काम भी नहीं करना है। साथ ही उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं, बल्कि जो ऑप्शन है पहला वाला कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, हस्तलिखित नोट दें। तो क्योंकि बच्चा जो दृष्टिबाधित है तो हस्तलिखित नोट उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उसका। और विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, तो ऐसा भी नहीं क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है। साथ ही उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दें, तो ये भी नहीं करना है क्योंकि हमें समावेशी शिक्षा के तहत उनको साथ में ही पढ़ाना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा कि जो भी आसपास की चित्र रूपी सामग्री होती है उसे हमें मौखिक स्पष्टीकरण के रूप में उसको जोड़ करके बच्चे को देना है। तो जब हम मौखिक देंगे तो बच्चा सुन करके सीख सकता है, तो ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, या फिर विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, या व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होगा। यहाँ पर ज्ञान या फिर ध्यान हो सकता है। तो यदि आप बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हैं तो ये बात सही है, और विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां भी हमें करनी ही होती हैं, तो ऐसे भी जो बच्चा है वो असफल नहीं होगा। यहाँ पर ये पूछा गया है कि असफलता के लिए क्या जिम्मेदार है, एंड विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के जो विविध तरीके हैं, तो ये भी सही है क्योंकि बच्चा जो है, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो यदि आप विविध तरीक़ों से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं तो बच्चा किसी न किसी तरीके से सीख जाएगा, तो ये भी असफलता का कारण नहीं है। एंड जो है असंदर्भित पाठ्यक्रम, यानी कि जो उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो ऐसा पाठ्यक्रम हमें बच्चों को नहीं देना है, तो ऐसे क्या होगा, बच्चा असफल हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, या फिर संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे पर कोई संबंध नहीं है। ये बात गलत है क्योंकि जो संवेग है वो अधिगम से संबंधित रहते हैं। एंड जो अगला ऑप्शन है, सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो यदि जो संवेग है हमारा वो सकारात्मक होगा तो वो हमारे अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा बल्कि सकारात्मक रूप से ही करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एंड अगला ऑप्शन है कि नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो ये बात भी गलत है। यदि हमारा जो संवेग है वो नकारात्मक है तो हम कुछ भी सीखने जाते हैं तो वहाँ पर नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, ना कि सकारात्मक पड़ेगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, पहला वाला ही हमारा यहाँ पर सही है कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, यानी कि जो हमारा सीखना है वो संवेग से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि फिर खाली स्थान में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि स्थूल कौशल कौन सा है और सूक्ष्म कौशल कौन सा है। तो जो सूक्ष्म कौशल होते हैं वो छोटे छोटे कार्य जैसे कि चित्र बनाना और निचोड़ना हो गया, पकड़ना, लिखना, इस तरीके के जो मतलब जैसे आड़े तिरछी रेखाएं बनाना, ताले बजाना, ये सारे क्या हैं, सूक्ष्म कौशल हैं। तो यहाँ पर हमें स्थूल कौशल लिखना है और यहाँ पर हमें सूक्ष्म कौशल लिखना है, यानी कि पहले स्थूल कौशल और बाद में सूक्ष्म कौशल।
तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है जो मैच करेगा। तो जो भागना होता है, दौड़ना, ये होता है स्थूल कौशल, एंड जो चित्र बनाना है ये है हमारा सूक्ष्म कौशल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बताया है कि स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया, यानी कि बात यहाँ पर खोज की चल रही है। तो खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये हमारा कहलाती है सामीकरण। एंड अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डन के सिद्धांत में फिर खाली स्थान दिया है कि किस बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, यानी कि बात अपनी पहचान के बारे में चल रही है। अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है, यानी कि बात अपने बारे में चल रही है। तो जब अपने बारे की बात हो तो वो कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं? स्टार्टिंग में ही हमने ऐसा क्वेश्चन लिया था कि अपने आप को समझना, ये हमारा होता है अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, या फिर एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, या फिर स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो जो स्वलीनता विकार वाला बच्चा होता है, स्वलीनता से मतलब है कि वो अपने आप में ही मगन रहता है, मतलब उसको लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो यदि ऐसा बच्चा है तो उसे स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती नहीं महसूस होगी, एंड सूचना को याद भी कर लेगा, एंड एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में भी चुनौती नहीं होगी। क्योंकि निश्चित से मतलब है कि जो भी निश्चित दिनचर्या है तो उस टाइम फिर वो जिन जिन लोगों से मिलता होगा या जैसी भी दिनचर्या चल रही है उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी गलत है। जो ऑप्शन हमारा पहला वाला है कि अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, तो यहाँ पर ये मतलब है, अभिव्यंजक से मतलब होता है कि दूसरों से बातचीत करना, और जो संचार है इसमें उसको चुनौती महसूस होगी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो मतलब बाकी अलग लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रख पाता है, तो इस टाइप की उसको चुनौती हो सकती है। तो ऑप्शन पहला वाला सही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। कहने से मतलब ये है कि यहाँ पर यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में रुचि रखते हैं और उसमें ही आप सुधार करने के लिए कार्य करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आपकी किसी क्षेत्र विशेष में रुचि है और आप उसी के लिए ही कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा, यही जो है हमारा सही मिलाप है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, तो ये जो बाह्य प्रेरणा है वो है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, या प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, तो ये भी बाह्य प्रेरणा है। और साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, तो ये भी बाह्य प्रेरणा है। यानी कि ये जो पहला, तीसरा और चौथा है ये बाह्य रूप से अभिप्रेरित हैं। एंड जो हमारा सेकेंड नंबर है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, यानी कि बच्चा जो है वो सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए वाद विवाद समूह में भाग ले रहा है, ना कि जीतने के लिए या फिर दूसरों को प्रभावित करने के लिए, और ना ही किसी दंड की वजह से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जन्म पूर्वावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। तो जन्म पूर्वावस्था, तो जन्म से पूर्व जो है वो भाषा विकास तो होता नहीं है, क्योंकि भाषा अर्जन। एंड प्रारंभिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भी भाषा विकास हो चुका होता है, एंड वयस्क अवस्था में भी। तो जो संवेदनशील अवस्था है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। संवेदनशील से मतलब होता है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है इस टाइम में बच्चा भाषा सीख रहा होता है, तो उस टाइम आप बच्चे के सामने जिस प्रकार की भाषा का यूज करेंगे
बच्चा भी वैसी ही भाषा सीखेगा। इस वजह से ये एक बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। तो उस टाइम आप बच्चे को जैसा माहौल दे देते हैं भाषा सीखने के लिए, बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो ऑप्शन सेकेंड नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार ये वाक्य आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है। तो ये पियाजे ने कहा है, बट यहाँ पर लेव वाइगोस्की के हिसाब से पूछा गया है। तो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, बाधा नहीं डालता। सामाजिक विकास में भी बाधा नहीं डालता, बल्कि जो बच्चा खुद से बातें करता है तो ये लेव वाइगोस्की के हिसाब से है कि उनको अपनी सोच को नियमित करने में मदद करता है। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषा, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो या फिर हिंदी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये बल देती है बहुभाषावाद पर। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम क्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? तो जो गणितीय गणना की बात होती है ये होती है हमारी डिस्कैलकुलिया। तो ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षण की व्याख्यान विधि या फिर रटकर याद करना। तो यदि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाएगा, तो संरचनात्मक उपागम के लिए हमें यहाँ पर करना है पूछताछ आधारित। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कथन दिया है कि शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है कि बच्चा यदि किसी भ्रांति में है, भ्रम में है, तो हमें उसकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा नहीं करनी है बच्चों की। एंड यहाँ पर प्रांति नहीं होगा बल्कि भ्रांति होगा कि भ्रांति अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। बच्चे हैं, उनसे भ्रांतियाँ हो सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तर्कहीन चिंतन को दर्शा रही हैं। ये भी गलत है। यानी कि जो ऑप्शन है वो ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? शीर्षगामी, समीप, दूराभिमुखी, परिवर्तनीयता या फिर साम्य धारण। तो जो एक बच्ची है वो पहले फुटबॉल खेलने से पहले कूदना और छलांगे मारना सीखती है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि समीप से दूर की तरफ विकास जा रहा है। तो ऑप्शन सेकेंड नंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। पूर्व परंपरागत अवस्था ये पियाजे की नहीं है। एंड पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, तो इस टाइम तक बच्चे में ये समझ बन जाती है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो प्रतीक होते हैं वो वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 से 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष तक आते आते बच्चा ऐसी समझ बना लेता है। तो यदि अब बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल का इमेज उसके सामने बनेगा, यदि आप साइकिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसके सामने बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस चरण में उतनी वह समझ बना लेता है। तो इस चरण तक वह समझ ये बना लेता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये 30 क्वेश्चन थे CDP के, और आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।